जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आधुनिक काल संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हमें 401 यानी 401 नंबर क्वेश्चन से करना है। इससे पहले हमने आधुनिक काल संबंधी जो है 400 क्वेश्चन जो भी अलग अलग एग्जाम में आए हैं उनको करा दिया है। गिरजे का घंटा, ये जो रचना है गिरजे का घंटा, इनकी पहली कविता मानी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा। देखिए जीडीसी में भी आया है, यूपी पीजीटी में भी आया है कि ये जो गिरजे का घंटा है ये किसकी पहली कविता मानी जाती है। तो पहली बात तो गिरजे का घंटा एक कविता है, लेकिन किसकी है? तो ये गिरजे का घंटा 1916 में रचित सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं, तो ये प्रकृति नंदन जो सुमित्रा नंदन पंत है उनकी पहली कविता है। तो किन्हीं की भी पहली कविता इंपॉर्टेंट होती है। प्रसाद की पहली कविता, अभी देखिए यहाँ पे अगर ये सुमित्रा नंदन पंत की 1916 में गिरजे का घंटा पहली कविता है, तो जयशंकर प्रसाद की पहली कविता है सावन पंचक, और सावन पंचक जो है ये 1906 में ये कविता है। तो यहाँ पे देखना है कि जो सावन पंचक है इसका समय क्या है? तो सावन पंचक का समय जो है 1906 है। 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित है। तो यहाँ पे हो गया ना कि गिरजे का घंटा 1916 में सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। प्रसाद की पहली कविता सावन पंचक 1906 में मानी जाती है और भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित होता था। त्रिपाठी निराला की पहली जूही की कली 1916। एक कॉमन चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि निराला और पंत की दोनों लोगों की पहली कविता, जैसे निराला की 1916 में प्रकाशित जूही की कली और गिरजे का घंटा भी 1916 में ही प्रकाशित हुआ है। तो इस तरीके से आप निराला और पंत का याद रख सकते हैं, गिरजे का घंटा और जूही की कली, जो कि दोनों ही 1916 में प्रकाशित हुई थी। दूसरे प्रश्न पे मूव करते हैं कि हो गया है व्यर्थ जीवन में रड़ गया हार, यूं काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? यानी हो गया है व्यर्थ जीवन में रड़ में गया हार, तो ये काव्य पंक्ति है निराला जी की, लेकिन ये कौन सी कविता में है? राम की शक्ति पूजा में, वन बेला में, सरोज स्मृति में, स्नेह निर्झर बह गया में है। तो हो गया है व्यर्थ जीवन में रड़ में गया हार, ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं ये निराला की जो निराला की कविता वन बेला, उस कविता में है। ये निराला की वन बेला जो है कविता। तो हो गया है व्यर्थ जीवन में रड़ में गया हार, ये काव्य पंक्ति जो है निराला की वन बेला कविता में है। तीसरा प्रश्न है कि छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरत्न, छायावाद में ये युग में लिखी गई कविता है, पुस्तक का नाम क्या है? ब्रजरत्न। तो ये ब्रजरत्न के रचनाकार कौन है? यहाँ पे देखिए ये जो कविता है इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखना है कि वियोगी हरि, बेढ़ो बनारसी, राय कृष्णदास, श्रीनाथ सिंह। तो छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरत्न के रचनाकार कौन है? वियोगी हरि, बेढ़ो बनारसी, राय कृष्णदास, श्रीनाथ सिंह। छायावाद युग में लिखी गई कविता जो है पुस्तक ब्रजराज या ब्रजरत्न, इसके रचनाकार का नाम है राय कृष्णदास। वियोगी हरि रचना वीर सस्यी 1927 ईस्वी में एवं चरखा स्रोत है। तो छायावाद में जो लिखी गई है ये ब्रजराज है, इसके रचनाकार है राय कृष्णदास। वियोगी हरि रचना वीर सस्यी 1927 एवं चरखा स्रोत है। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? तो लोकायतन देखिए ये पंत की, लोकायतन जो है पंत की प्रबंध कृति है। तो दो चीज़ें हो गई कि लोकायतन पंत की रचना और ये प्रबंध कृति है जो किन दो भागों में विभक्त है? जीवन और प्रकृति, बाह्य परिवेश और अंतश्चेतन, व्यक्ति और समाज। तो किन दो भागों में ये विभक्त है? तो यहाँ पे देखिए जो लोकायतन है जो कि पंत की प्रबंध कृति है जो बाह्य परिवेश और अंतश्चेतन है ना, तो लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो बाह्य परिवेश और अंतश्चेतन दो खंडों में बटा हुआ है। इस रचना में अरविंद दर्शन की छाया मिलती है। तो इसमें अरविंद दर्शन की छाया देखने को मिलती है। इसमें अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस रचना पर पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। तो ये भी ध्यान रखना है कि किस पर पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है? तो लोकायतन पे। तो लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो बाह्य परिवेश और अंतश्चेतन दो खंडों में विभक्त है। इस रचना में अरविंद दर्शन की छाया है। अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया और इस रचना पर पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला है। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। वो छायावादी हैं, प्रयोगवादी हैं, प्रगतिवादी हैं, तो किस प्रकार के कवि हैं? तो यहाँ पे देखिए जो हरिवंश राय बच्चन के बारे में है क्वेश्चन कि हरिवंश राय बच्चन के बारे में बात करें तो
वो काव्यधारा उनकी कौन सी थी? तो हरिवंश राय बच्चन की जो काव्यधारा है वो हालावादी थी, यानी ना ही प्रयोगवादी, ना ही छायावादी, ना ही प्रगतिवादी। उनको देखें तो हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा जो है ये हालावादी थी। बच्चन प्रेम व मस्ती के काव्य के तहत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। अब यहाँ पे देखिए ये रचनाओं में मधुबाला, मधुबाला, मधुकलश, तो मधु मधु करके 3 है, एक निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, बंगाल का अकाल। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, तो आकुल अंतर भी इन्हीं का है, सतरंगिणी, बंगाल का अकाल। बंगाल में अकाल पड़ा था तो इस पे भी हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी लेखनी चलाई है। बाकी सतरंगिणी है, एकांत संगीत है, आकुल अंतर है। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से नहीं मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो ज्ञान भिन्न है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपरोक्त पंक्तियाँ कामायनी की किस सर्ग से ली गई है? चिंता से, संघर्ष से, कर्म से, रहस्य से। तो ज्ञान भिन्न जीवन की उपयुक्त पंक्तियाँ जो है कामायनी के रहस्य सर्ग से ली गई हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति जिनमें 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन काल की दृष्टि से देखना है कि हरिवंश राय बच्चन जी जिनकी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलन, यामिनी। तो ये इनके रचनाओं का नाम दिया गया है। 4 रचनाएं हैं, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, मिलन, यामिनी, जाल समेटा। इनको क्रमशः में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशन काल की दृष्टि से ये याद रखना होगा कि हरिवंश राय बच्चन का जो निशा निमंत्रण है 1938 में आया, निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1973। तो 38, 50, 54, 73। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में है? नेजा, सांदगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। प्रसाद की बतानी है तो झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त। तो इनमें से कि चारों उन्हीं के द्वारा रचित हो, जो भी वही नाम बताना है। परिमल गीत का प्रबंध पद्य तुलसीदास। बाकी पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, ग्राम्या। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना की बात करें तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कृतियों में झरना है, लहर है, ध्रुव स्वामिनी। झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियों में है उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, आंसू कामायनी। उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, आंसू कामायनी। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। ये काव्य पंक्ति किस कृति की है? दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। कृति चाँद का मुंह टेढ़ा है, कामायनी, साकेत, यामा। दी गई पंक्ति दुख की पिछली रजनी बीज, विकसता सुख का नवल प्रभात। ये काव्य पंक्ति प्रसाद की कृत कामायनी की श्रद्धा सर्ग से है। तो कहाँ से है ये काव्य पंक्ति? प्रसाद की कृति कामायनी की श्रद्धा सर्ग से है। प्रसाद कृत कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ। प्रकाशन 1935 में हुआ था। तो दुख की पिछली रजनी बीज, विकसता सुख का नवल प्रभात, ये प्रसाद की कामायनी की श्रद्धा सर्ग से है। 15 सर्गों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ। जबकि जो चाँद का मुंह टेढ़ा है के लेखक है मुक्तिबोध। साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त और यामा की लेखिका महादेवी वर्मा। यामा पर ही जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था महादेवी वर्मा को। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935, 36, 34, 33। तो यूजीसी नेट में आया है ये कि मधुशाला जो है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है। 1936 ईस्वी में मधुबाला, 1937 में मधुकलश। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे सबसे पहले मधुशाला जाएंगे, मधुशाला में जाएंगे तो वहाँ पे देखिए मधुबाला को देखेंगे और वहाँ पे मधुकलश मिलेगा पान के लिए। तो पहले मधुशाला जाना पड़ेगा, तभी वहाँ मधुशाला में मधुबाला होंगी और वहाँ पे मधुकलश मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी वे में कि 35, 36 क्रमशः, तो 35, 36, 37 तो आपको क्रम ध्यान रखना ही है। लेकिन ये कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश में पहले कौन है, तो जब मधुशाला जाएंगे तो मधुबाला को देखेंगे और वहाँ पे मधुकलश मिलेगा रसपान के लिए। तो 35, 36, 37 इन तीनों ही ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन, टीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन। प्रणय मूलक व्यक्ति काव्यधारा के तहत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन है। निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन, यामिनी। तो ये हो गया निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन, यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, आरती और अंगारे आदि कृतियों की रचना की। प्रणय मूलक व्यक्ति काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन, यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, आरती और अंगारे आदि कृतियों की रचना की है। अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा, दिनकर, अंचल, माखनलाल चतुर्वेदी। छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य में नारी के प्रेम एवं सौंदर्य की उदात्त कल्पना की गई है। छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य में नारी के प्रेम एवं सौंदर्य की उदात्त कल्पना की गई है। अपराजिता, मधुलिका, मधुकड़, किरण बेला, करील तथा लाल चूनर आदि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य संग्रह अपराजिता और मधुलिका में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति है। हालावाद के प्रवर्तक का नाम नरेंद्र शर्मा, जगदीश गुप्त, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन। तो हालावाद जो है 1933 ईस्वी में, हालावाद 1933 ईस्वी के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। 1907 से 2003 का हालावाद का समय है। इसे प्रेम और मस्ती का काव्य कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, हिंदी का बायरन किसको कहते हैं? हालावाद जो है बेसिकली ये 1933 में हुआ। तो हालावाद के प्रवर्तक हो गए हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक हो गए हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003। इन्हें प्रेम और मस्ती का काव्य कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहते हैं। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, ये पंक्ति किस कृति से ली गई है? मधुशाला, पलासवन, मधुबाला, मधुकलश। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति जो है ये मधुकलश काव्य कृति से ली गई। यह हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है। इनकी अन्य पंक्तियों में देखें, सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जलहाला, ये मधुशाला। बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता पाला, ये है मधुबाला। हिंदी काव्य मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी काव्य में देखें तो मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी काव्य में जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल, हिंदी काव्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि हैं, यानी जो रामेश्वर शुक्ल अंचल जिनको मानसलवाद के प्रवर्तक मानते हैं, ये छायावाद के युग के उत्तरार्ध के कवि हैं। जबकि जो हरिवंश राय बच्चन हैं, इनको हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि और प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सबसे पहला प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य। तो बालकृष्ण शर्मा का पहला प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम, है ना। बालकृष्ण शर्मा का पहला प्रकाशित काव्य संग्रह क्या है? उसका नाम है कुमकुम, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है कुमकुम। इसके अलावा नवीन के अन्य काव्य ग्रंथ उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला प्रकाशित कविता संग्रह कुमकुम है, कुमकुम जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा नवीन के अन्य काव्य ग्रंथ उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी आदि हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है। तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, नवीन। हिंदी साहित्य में देखें तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो कि राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। पहली चीज, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं, उन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी ने ही पुष्प की अभिलाषा नामक वीर रस से पूर्ण राष्ट्रीय कविता लिखी थी। तो आधुनिक काल के भारतीय आत्मा कौन हो गए? माखनलाल चतुर्वेदी हो गए। और इनकी प्रसिद्ध जो वो है कविता अगर देखें तो एक पुष्प की अभिलाषा नामक इन्होंने पूर्ण राष्ट्रीय कविता गीत लिखी थे, जो वीर रस ओतप्रोत था। बाकी हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता तथा समर्पण, तो माता, समर्पण, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी आदि चतुर्वेदी के काव्य संग्रह है। तो हिम तरंगिणी, किरीटनी और माता ये तो काव्य संग्रह है इनका। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय जो है ये सियाराम शरण गुप्त की कृति है।
इनकी अन्य रचनाओं में यानी जो सिया राम शरण गुप्त है, इनकी अन्य रचनाओं में मौर्य विजय के अलावा देखें तो पाथेय है, गोपिका, बापू, अनाथ, आद्रा, विषाद। इसमें आद्रा बहुत प्रसिद्ध रचना है ना, तो बापू भी है। तो ये जो सिया राम शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचनाओं में अगर देखें तो मौर्य विजय के अलावा पाथेय, गोपिका, बापू, अनाथ, आद्रा, विषाद आदि। अंतिम आकांक्षा, नारी, गोद इनके उपन्यास है। तो पाथेय, गोपिका, बापू, अनाथ, आद्रा, विषाद ये तो सब रचनाएं हैं ही, लेकिन अंतिम आकांक्षा, नारी, गोद, नारी की गोद या अंतिम आकांक्षा ये सियाराम शरण गुप्त का ही उपन्यास है और ये यूपी पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि हिंदी संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। ये हमारे टीजीटी पीजीटी का है, झारखंड पीजीटी का है, यूपी में भी निकल ही रहा है। तो उस दृष्टि से समझिए कि ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा अगर आप लगातार टेस्ट से जुड़े हुए हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच। तो देखिए, छायावाद हो या उत्तर छायावाद हो, उनके बीच कह रहे हैं कि कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में देखा जाए कि भक्ति काव्य और रीति काव्य। सही बात है, अगर आप पूरे मध्यकाल में देखें तो भक्ति काव्य और रीति काव्य जुड़ा दिखता है, और छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही। तो ये किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने, बच्चन सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर नगेन ने। तो उपयुक्त पंक्ति के लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। उपयुक्त पंक्ति के लेखक कौन है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। उक्त पंक्ति डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य एवं संवेदना का इतिहास नामक ग्रंथ से उद्धृत है। यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था और उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य और संवेदना का वो विकास लिखा गया उसमें ये इस चीज़ को उल्लेखित किया गया था। बाकी स्रोत बता ही दिया गया कि हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो उन्होंने ही कहा है कि उत्तर और आधुनिकता मतलब कि छायावाद, उत्तर छायावाद में देखिए और भक्तिकाल रीतिकाल का संबंध देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का निम्न में से कौन सा? सिपाही, दैनिकी, आद्रा, पुष्प की अभिलाषा। यहाँ पे बताना है माखनलाल चतुर्वेदी। अभी जस्ट हमने आद्रा को पढ़ा था, तो आद्रा अगर हम देखें कि इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऑप्शन में 2 जहाँ पे है उसको कट कर दो एक बार। तो आद्रा, क्योंकि अभी आद्रा जो देखे हैं ये अभी जस्ट देखा है सियाराम शरण गुप्त का है ना। तो सिपाही, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। तो निम्नलिखित में से जो सिपाही है और पुष्प की अभिलाषा है माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा भी है, तो इनको पुष्प की अभिलाषा भी इन्हीं की है, सिपाही भी है। सिपाही, पुष्प की अभिलाषा का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है, जबकि आद्रा का संबंध आद्रा और दैनिकी, विषाद भी था, दैनिकी भी था, ये काव्य संग्रह जो है ये सभी सियाराम शरण गुप्त के हैं। हिंसा नल से शांत नहीं होता है हिंसा नल। यहाँ पे देखना है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता है हिंसा नल। उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र से, उन्मुक्त से है, जयद्रथ वध से, अशोक की चिंता से है। तो हिंसा नल से शांत नहीं होता है हिंसा नल, ये ध्येय वाक्य का संबंध अगर देखें तो कहाँ से लिया गया है? तो हिंसा नल से शांत नहीं होता है हिंसा नल, ये ध्येय वाक्य उन्मुक्त काव्य से अवतरित है जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। मतलब कि ये भी पंक्तियाँ जो है ये सियाराम शरण गुप्त द्वारा ही रचित है। दिनकर को ओज एवं पौरुष का कवि कहा जाता है। दिनकर जो है रामधारी सिंह दिनकर, उनको ओज एवं पौरुष का कवि कहते हैं। इनको अधैर्य कवि कभी कहते हैं और डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। तो ये तो पंक्तियाँ तो सियाराम शरण गुप्त की, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। लेकिन दिनकर को ओज और पौरुष का कहते हैं, अधैर्य का कहते हैं, डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। और इनकी कृतियों में प्रणभंग है, यानी दिनकर की प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी के ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। तो मिट्टी के ओर, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय। और मैथिली शरण गुप्त को हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को ये भी ध्यान रखना है कि मैथिली शरण गुप्त को हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि उत्तर छायावाद से संबंधित है? रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भारत भूषण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित है? त्रिपाठी, नवीन, अंचल, अग्रवाल। इनमें से छायावाद के नहीं बताना है, जो उत्तर छायावाद के हैं, और ये यूजीसी नेट में आया हुआ है क्वेश्चन। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है वो
और बालकृष्ण शर्मा नवीन ये उत्तर छायावाद से संबंधित हैं। अंचल भी और नवीन भी दोनों ही लोग उत्तर छायावाद से संबंधित हैं, जबकि राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर व दूसरे स्वच्छंदवादी कवि हैं। तो अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन ये उत्तर छायावाद से हैं। राम नरेश त्रिपाठी ये द्विवेदी मंडल के बाहर व दूसरे स्वच्छंदवादी कवि हैं। तथा भारत भूषण अग्रवाल ये प्रयोगवादी कवि हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में अंचल की है मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल। तो वर्षांत के बादल, लाल चूनर, किरण बेला, अपराजिता, मधुलिका, करील, ये सब अंचल की रचनाएं हैं। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं में है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी। तो क्वासी, कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा ये नवीन की रचनाएं हैं। और राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलन, पथिक, मानसी। तो कल मानसी क्वेश्चन कई बार आया कि मानसी किसकी है, तो राम नरेश त्रिपाठी की मिलन, पथिक, मानसी। और भारत भूषण अग्रवाल की रचनाओं में छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद जो है तत्व की दृष्टि से देखें तो तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है या उद्घोष किसका है? महादेवी वर्मा का है, जयशंकर प्रसाद का, नंद दुलारी वाजपेयी का, रामविलास शर्मा का है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है या उद्घोष महादेवी वर्मा का है। किसका है ये उद्घोष? तो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है या उद्घोष महादेवी वर्मा का है। छायावाद के संबंध में अन्य विवरण है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में ये अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं। तो देखिए जैसे ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का, कि मानव है और प्रकृति है उसके अंदर अगर देखें तो सौंदर्य जो है आध्यात्मिक छाया का भान। तो अगर उसमें मानव अथवा प्रकृति में आध्यात्मिक छाया का भान दिखता है तो वही मेरे विचार से कि छायावाद वही है। सौंदर्य भी है, आध्यात्मिकता भी है। तो नंद दुलारी वाजपेयी ये कहते हैं। लेकिन छायावाद के बारे में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि छायावाद तत्व की दृष्टि से देखें तो प्रकृति के बीच, अगर आप प्रकृति के बीच रह रहे हो उसमें भी जीवन देख रहे हो, तो महादेवी वर्मा का कहना है ये छायावाद है कि प्रकृति के बीच जीवन देखना। और बस नंद दुलारी वाजपेयी थोड़ा अलग करते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य के साथ ही अगर आध्यात्मिक भी प्लस हो जाए ना तो वो छायावाद है। फिर प्रसाद क्या कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में, यानी आपके अंदर कुछ कष्ट है ना, दुख है, उसको व्यक्त करना चाहते हो तो जो स्वानुभूति खुद महसूस किया उसको अभिव्यक्त करने लगे तब हिंदी में उसको हम कहते हैं छायावाद है। और रामविलास शर्मा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो देखिए रामविलास शर्मा जी अलग से कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है वरन ये थोथी नैतिकता जो रूढ़िवाद है, सामंती साम्राज्य, उसके खिलाफ, उसके बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है हर एक चीज़ को देखने की। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा नायिका, वासक सज्जा नायिका, अविशारिका नायिका, नवोढ़ा नायिका, नवोढ़ा खंडिता। तो नौका विहार में देखिए, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका? तो नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा नायिका का उल्लेख है। कि नौका विहार हो उस कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा नायिका। नौका विहार कविता जो है सुमित्रा नंदन पंत की कृति है और सुमित्रा नंदन पंत की अन्य कृतियों में उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चाँद, आतिमा, लोकायतन इत्यादि है। लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है तथा चिदम्बरा के लिए पंत को ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा भी गया था। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तरंगों से फेंकी मड़ी,
हृदय की अनुकृति, प्रथम कवि का सुंदर छत, करुणा में सुंदर मौन, वसंत के दूत। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तो यहाँ पे देखिए कि क्या कहकर उन्होंने संबोधित किया है। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को वसंत के दूत कहकर संबोधित किया है। तो कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहा है? कामायनी में मनु ने श्रद्धा को वसंत के दूत कहकर संबोधित किया है। कामायनी प्रसाद की कृति, इसमें 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में प्रधान रस जो है वो शांत निर्वेद है। इसमें ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक है। इसमें मुख्यतः समरसतावाद, आनंदवाद, दर्शन निहित है। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है? प्रारंभ से लेना है, जैसे चिंता से चिंता, आशा है ना, तो यहाँ से लेके और जाना है वासना तक के सर्गों का। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्रम लगाना है, तो इसलिए क्रमशः आपको याद होना चाहिए कि चिंता हुआ, फिर आशा जगी, श्रद्धा सामने थी, काम, वासना, तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। कामायनी महाकाव्य प्रसाद का है और आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। इसको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। प्रसाद की अन्य प्रमुख कविताओं में है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वव्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू लहर। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो जो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं उनके अनुसार जो राम की शक्ति पूजा है उनमें किन दो कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार और बादल राग, सरोज स्मृति और बादल राग। तो यहाँ पे देखिए 5 है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑप्शन दिया गया 5 ऑप्शन दिया गया आपको। तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार जो राम की शक्ति पूजा है उसमें तुलसीदास और सरोज स्मृति। ऐसा कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा कहते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार कि जो राम की शक्ति पूजा है उसमें तुलसीदास और सरोज स्मृति, तुलसीदास और सरोज स्मृति इन दो कविताओं का सार तो इसमें निहित है। त्रिपाठी निरालाकृत राम की शक्ति पूजा लंबी कविता का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। निरालाकृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य है। कितने में? 101 छंदों में रचित खंड काव्य और सरोज स्मृति को हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। त्रिपाठी निराला की प्रमुख कविताएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली। तो जो रामविलास शर्मा है राम की शक्ति पूजा तुलसीदास, सरोज स्मृति, और फिर राम की शक्ति पूजा लंबी उपजीव्य बांग्ला कृतवास रामायण है। तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य है। सरोज स्मृति को हिंदी का पहला शोक गीत मानते हैं। बाकी इनकी रचना में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली है। कामायनी में श्रद्धा जो है वो किस गोत्र की है? लज्जा, काम, आशा, निर्वेद, आनंद। अब देखिए गोत्र पूछा है। कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र की है। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भाव मूलक व्याख्या मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में ये मिलता है। कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र की है। कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र की है। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भाव मूलक व्याख्या मिलती है। श्रद्धा वाले सूक्त में शायर ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है। शायर ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, काम गोत्रजा श्रद्धा नामार्स के, अर्थात काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। प्रसाद ने पौराणिक कथा को लेकर कामायनी की रचना की है। मनुस्मृति में श्रद्धा और मनु को मनुष्य के विकास का पहला पुरुष भी कहते हैं और इनकी कथा सतपथ ब्राह्मण में जलप्लावन की कथा से लिया गया। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? गीत प्रधानता, प्रतीकात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता, तत्समबहुलता। तो कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? इतिवृत्तात्मकता छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। छायावाद में देखिए इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग में है। गीति प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, तत्समबहुलता। गीत, बहुत ज़्यादा गीत देखने को मिलेंगे, लक्षण, प्रतीक, तत्सम बहुलता, ये सब छायावादी काव्य की विशेषता है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का पहला प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है।
किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन सही है? नहीं है, सही नहीं है। जूही की कली निराला 1916, युगांत 36, कामायनी 38, यामा दिया है 1940। ये आरपीएससी में 18 में आया है। कामायनी जो है प्रसाद के 1938 में नहीं है। अब यहाँ पे हम अगर क्रमशः देखें तो कामायनी 1935 में प्रसाद जी की रचना है। युगांत जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का है, 36 में है। जूही की कली 16 में है, यामा 40 में है। तो यामा इम्पॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा का 1940 में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पहला जो कविता जूही की कली 1916 है, सुमित्रा नंदन पंत का 36 में है और कामायनी 35 में है। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया। इसमें भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणित होती चली गई है। छायावादी कविता द्विवेदी, युगीन, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में आया है। इसमें से गलत कौन सा है बताना है। तो छायावाद के संदर्भ में छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रेम की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। यह कथन गलत है। छायावादी भावबोध जो है स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। देखिए छायावादी जो भावना है ये भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना इससे निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला हैं जिनकी अनुभूति शैव दर्शन में होती चली गई है। और छायावादी कविता द्विवेदी, युगीन, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुआ है। छायावाद के संदर्भ में ये सभी कथन सही है। छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणयन निवेदन किया है। इसमें से बताना है कि छायावाद के संबंध में इसमें कौन सा कथन गलत है कि छायावाद को अपना समर्थ आलोचक दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला। समानांतर चलने वाली प्रेम एवं मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया। तो छायावाद के संदर्भ में छायावाद जो है, छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास है। ये कथन सही नहीं है क्योंकि राधा कृष्ण दास तो भारतेंदु युग के हैं। छायावाद को अपना समर्थ आलोचक वाजपेयी के रूप में मिला। समानांतर चलने वाली प्रेम एवं मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन है। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। तो महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। छायावाद के संदर्भ में ये सभी कथन सही है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली। तो छायावाद के बारे में अगर देखें तो ये जो बोला गया है कि दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उक्त पंक्तियां निराला की सरोज स्मृति 1935 ईस्वी से उद्धृत है। निराला की पंक्ति दुखी ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उक्त पंक्तियां जो है निराला की जो सरोज स्मृति अपनी बेटी के निधन पे वो लिखते हैं उनकी याद में। तो सरोज स्मृति 1935 से। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत भी माना जाता है। निराला की अन्य कृतियों में राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, बादल राग है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये किसने कहा? कविता जो होती है वो हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। किसने कहा है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह पंत जी का कथन है कि कविता जो है हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण दूली, कला और बूढ़ा चाल, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम। ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण डूली, कला और बूढ़ा चाल, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा, सोरठा, चौपते, रुपाइयाँ। तो मधुशाला जो है देखिए यहाँ पे ना मधुबाला है ना मधुकलश है, मधुशाला है। तो मधुशाला जो कि 1935 में, तो ये हरिवंश राय बच्चन ने रुबाइयाँ छंद का प्रयोग किया। रुबाई जो होता है ये 4 पंक्तियों की कविता होती है। 4 पंक्तियों की कविता होती है जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्ति जो होती है, पहली 2 और जो चौथी होती है तीसरी लाइन जो है वो आज़ाद रखी जाती है। तो पहले जो पहला है और दूसरा और इनका तुक मिलाइए
तीसरे से नहीं बल्कि चौथे से। तो रुबाई का अपना एक छंद होता है। तो मधुशाला जो बच्चन ने लिखा वो रुबाइयों में लिखा, जो कि 4 पंक्तियों में होता है। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, प्रभाकर माचवे, शंभुनाथ सिंह, धर्मवीर भारती। तो जो द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य है, नाम क्या है? द्रौपदी प्रबंध काव्य। इसके कौन से लेखक हैं? तो द्रौपदी नामक जो प्रबंध काव्य उसके रचयिता है नरेंद्र शर्मा। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता है नरेंद्र शर्मा। ये प्रेम एवं मस्ती के कवियों के तहत आते हैं, यानी जो द्रौपदी के लेखक नरेंद्र शर्मा हैं। नरेंद्र शर्मा को ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये प्रेम एवं मस्ती के कवियों के बीच में आते हैं। इनके अन्य काव्य में देखेंगे तो प्रभात फेरी बहुत प्रसिद्ध है इनकी। तो नरेंद्र शर्मा का द्रौपदी हो गया, और प्रेम और मस्ती के कवि हैं प्रभात फेरी है, पलाशवन है, अग्नि सस्य, रक्त चंदन, मिट्टी और फूल। तो ये भी प्रसिद्ध है। मिट्टी और फूल किसके हैं? प्रभात फेरी, मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अग्नि सस्य, रक्त चंदन, ये सभी नरेंद्र शर्मा की रचना। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? मन के स्वप्न पे, स्वर्ण किरण पे, ताज पे, नारी पे। सुमित्रा नंदन पंत की स्वर्ण किरण रचना पर महर्षि अरविंद, जो स्वर्ण किरण रचना है पंत जी की, उस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रेमपति गीत का शांत गीत, गुंजन, और सामने सूची दी है निराला, महादेवी वर्मा, पंत, गुप्त, प्रसाद। आपको इसको मैच कराना है, यूजीसी नेट में क्वेश्चन है। तो प्रेमपति को 1914 में प्रसाद का, गीतिका 1936 निराला, शांत गीत 36। अब देखिए गीतिका है, शांत गीत है 1936 में, गीतिका है निराला जी का, 1936 में ही शांत गीत महादेवी वर्मा जी का है। 1932 में गुंजन है पंत का, पंचवटी 1925 मैथिली शरण गुप्त का। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर की है? तो आनंद की प्रतिष्ठा उन्होंने ऊपरी आभास के साथ कामायनी में ही किया है। किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का है? वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के बीच में एक ज्वलंत मुद्दे से वो घिरा हुआ है। तो ये कौन सी ऐसी है? तो ये जो छायावाद धारा है, इसके काव्य जो लिखे गए हैं ये भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों के दन से, क्योंकि आपने देखा परिभाषा में किसी ने बोला प्रकृति प्लस आध्यात्मिकता मिल जाए, तो किसी ने कहा प्रकृति की सुंदरता मिल जाए, किसी ने कहा सिर्फ भाव चेतना रहे। तो जो छायावाद है बीच में झूल रहा है, वो भौतिक प्लस आध्यात्मिक के बीच में, तो आधुनिक समस्या से जूझने का ये प्रयास कर रहा है छायावाद। किस काव्य आत्मा जो है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है? काव्य जो होता है वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, ये कथन शुक्ल जी का, पंत, प्रसाद, वर्मा किसका है? तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ये प्रसाद की है। और कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, पंत जी कहते हैं। जैसे प्रसाद कहते हैं कि काव्य जो है वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, तो पंत कहते हैं जो कविता होती है वो हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेवी वर्मा कहती है कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। द्विवेदी कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। शुक्ल कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा होती, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा होती। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो सब विधान करती आई है वही उसे कविता कहलाता है। पंत की काव्यकृति कौन सी नहीं है? ग्राम्या, पल्लव, युगान, दीपशिखा। तो दीपशिखा जो है ये पंत की नहीं है बल्कि महादेवी वर्मा की है। बाकी ग्राम्या, युगांत, पल्लव पंत की रचनाएं हैं। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? लोभ, चिंता, श्रद्धा, आनंद। तो कामायनी में टोटल 15 सर्ग है, लेकिन लोभ कोई सर्ग नहीं है वहाँ पे। चिंता, आशा, श्रद्धा, यानी चिंता हुआ, आशा, फिर श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये सभी हैं। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। तो ये संस्मरण और श्रद्धांजलि जो महादेवी वर्मा का नहीं है, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखा वर्मा जी का है। सुमित्रा नंदन पंत विरचित ग्राम्या तथा युगवाड़ी किस विचार की रचनाएं हैं? उन्होंने रचना लिखी ग्राम्या, पंत ने, और युगवाड़ी। तो ये पूछ रहा है कि दोनों ही रचनाएं आप बताइए तो ये किस तरीके से हैं। तो चाहे वो ग्राम्या पंत जी द्वारा हो, युगवाड़ी, दोनों ही प्रगतिवादी विचार की रचना है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता था। तो पंत जी को कि ये संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं। पंत ने पल्लव कविता की भूमिका को छायावाद की घोषणा मात्र
जो उनकी छायावाद के पंथ का पल्लव है उसको कविता की भूमिका को ही, जो कविता का भूमिका लिखा है इन्होंने पल्लव में, तो ये भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या भी प्रगतिवादी रचना है। तो ग्राम्या, युगवाड़ी तो है, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या तीनों ही। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो अभी हमने देखा कि कामायनी में टोटल 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य। कामायनी में आए पात्र उनके प्रतीक है। मनोमन के, श्रद्धा हृदय के, ईड़ा बुद्धि के और कुमार मानव का प्रतीक है। एक भारतीय आत्मा, ये कितनी बार क्वेश्चन आया है ना, डीएसएसबी में, फिर डीएसएसबी में जितने भी पार्ट में एग्जाम हुआ, जीआईसी में, यूजीसी में। तो एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि, बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि और रामधारी सिंह दिनकर वो अधैर्य का कवि। चतुर्वेदी को इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा लिखने पर एक भारतीय आत्मा कहा गया था। तो इन्होंने जो पुष्प की अभिलाषा लिखा था उस पर इन्होंने प्रभा, पूना, कर्मवीर, जबलपुर और प्रताप कानपुर पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, पंत। तो पंक्ति व रचनाकार का विवरण यहाँ दिया गया है कि वियोगी होगा वह पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये पंत जी की रचना। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता, रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं। तो वियोगी होगा पहला कवि, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो ये जो है सुमित्रानंद पंत जी का है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, ये रामनरेश त्रिपाठी जी का है। अधर में रस मुझे महा मदहोश कर दो, है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, हरिवंश राय बच्चन जी का। और गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, महादेवी वर्मा जी का है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों को सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रंथि जो है गुंजन, ग्रंथि 1920 में था, गुंजन 32 में है, युगांत 36 है, युगवाड़ी 39 में है और स्वर्णधूलि जो है 47 में है। तो ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, स्वर्णधूलि। ग्रंथि 20, गुंजन 1932, युगांत 36, युगवाड़ी 39, स्वर्णधूलि 47। इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की बात की गई है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों को नए ढंग से अभिव्यक्ति की गई है। तो ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका घटक है, ये इसके बारे में सही नहीं है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति है, वो सही है। रहस्यवाद भी है। इनमें रीतिकाल और द्विवेदी काल से हटकर कुछ किया गया है। ये तीनों ही कथा जो बातें कही गई वो छायावादी संदर्भ में सही कही गई हैं। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है, वहाँ से आप कनेक्ट होकर PDF ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।